गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं और आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं अ, वो है नॉन रिजिड रोटर। जब मैंने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू की थी तो हमारे सिलेबस में दो तरह के घूर्णक हैं। एक है रिजिड रोटर या दृढ़ घूर्णक और है एक है नॉन रिजिड रोटर या फिर अदृढ़ घूर्णक। दृढ़ घूर्णक के बारे में तो हम परिभाषा भी दे चुके हैं और उसको डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉन रिजिड रोटर, अदृढ़ घूर्णक। नॉन रिजिड रोटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अदृढ़ घूर्णक। तो दृढ़ घूर्णक की क्या परिभाषा थी? दृढ़ घूर्णक की परिभाषा थी एक ऐसा द्विपरमाण्विक अणु जो जब घूर्णन करता है तो उसके मध्य जो उसके अंदर जो दो परमाणु मौजूद है उनके मध्य की जो अंतरनाभिकीय दूरी है, जब वो घूर्णन में परिवर्तित नहीं होती है तो उसे बोलते हैं दृढ़ घूर्णक। उसी आधार पर एक अदृढ़ घूर्णक की क्या परिभाषा है? एक अदृढ़ घूर्णक का अर्थ है कि एक द्विपरमाण्विक अणु जब घूर्णन करे, है ना, जब वो घूमे तो उनके मध्य दो परमाणुओं के मध्य की अंतरनाभिकीय दूरी यदि परिवर्तित हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वह एक अदृढ़ घूर्णक की भांति व्यवहार करता है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कि अदृढ़ घूर्णक है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। उसका जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो चेंज हो जाएगा क्या? क्या उसके रोटेशनल एनर्जी चेंज हो जाएगी? क्या क्या चेंजेस उसके अंदर आते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक टेबल बना हुआ है। ये उसके अलावा सूत्र लिखे हुए हैं कुछ, जैसे बी का सूत्र लिखा हुआ है। तो नॉन रिजिड रोटर जो है, जो कि अदृढ़ घूर्णक है, उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करती है, यानी जो बंध लंबाई है वो इंक्रीज करेगी जब वो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है। जब वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ कोई मॉलिक्यूल मूव करता है ना, तो उसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जैसे हमें मालूम है कि रोटेशनल कांस्टेंट जो है उसका क्या सूत्र है? बी। यहाँ पर देखिए ये जो बी है इसका क्या सूत्र है? बी इज इक्वल टू एच बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी। यहाँ पर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, आई जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व आघूर्ण है, सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो आई जो है असल में इसका भी एक सूत्र है। आई किसके बराबर होता है? म्यू आर स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ देखिए आई का एक सूत्र होता है दैट आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर क्या है? बॉन्ड लेंथ है। म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास है। जो ये आई इस सूत्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो ये सूत्र में आई दिखाई दे रहा है, इस आई का भी एक सूत्र है और वो है म्यू आर स्क्वायर। ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ। म्यू क्या है? रिड्यूस्ड मास है, यानी समानित द्रव्यमान है, और आर क्या है? अंतरनाभिकीय दूरी है या बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि B जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इस सूत्र से B किसके प्रोपोर्शनल हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। यानी जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो जो बंध लंबाई है उसके, जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो बंध लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या व्युत्क्रमानुपाती है। और जो B जो है वो J के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रोटेशनल कांस्टेंट B जो है वो R के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और J के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और J के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी रोटेशन की, वैसे वैसे जो R है वो बढ़ेगा और B जो है वो घटेगा, तथा J का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भी R का मान बढ़ेगा और B का मान घटेगा। ठीक है, ये हमें सूत्र से पता चल रहा है। जो सूत्र सामने लिखे हुए हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि B जो है वो कैसे परिवर्तित होता है R के साथ और J के साथ। ठीक,
अब एक नॉन रिजिड रोटर के लिए जो रोटेशनल एनर्जी है वो अलग आती है। जैसे हमने ये देखा कि जो रिजिड रोटर है उसके लिए रोटेशनल एनर्जी हम कैसे देते हैं, हम देते हैं बी जे इंटू जे प्लस वन। यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये किसके लिए है, ये रिजिड रोटर के लिए है या फिर दृढ़ घूर्णक के लिए है। और अदृढ़ घूर्णक के केस में हम इसमें से माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन कर रहे हैं। देखिए इधर की साइड देखिए आप, ये जो रोटेशनल एनर्जी है यहाँ पर, ये रोटेशनल एनर्जी जो है, ये जो रोटेशनल एनर्जी है उसमें हमने देखा कि बी जे इंटू जे प्लस वन है माइनस डी। डी क्या है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन है, कांस्टेंट होता है, स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, इनटू जे स्क्वायर इनटू जे प्लस वन का स्क्वायर। अब d जो है वो डिस्टॉर्शन कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक बात पर ध्यान दें कि जो रिजिड रोटर के केस में एनर्जी प्राप्त होती है, जो रिजिड रोटर के केस में एनर्जी प्राप्त होती है उसकी तुलना में जो नॉन रिजिड रोटर है उसकी एनर्जी कम हो रही है। कैसे, देखिए यहाँ पर जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सूत्र है इसमें से कुछ घटाया गया है, बी जे इंटू जे प्लस वन में से कुछ घटाया गया। हो सकता है वो बहुत छोटी सी मात्रा हो परंतु कुछ तो घटा है। यानी रिजिड रोटर की तुलना में नॉन रिजिड रोटर की रोटेशनल एनर्जी कम हो रही है। ठीक, अब जब शुरू के जे की वैल्यूज हैं उन पर तो इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु जैसे जैसे जे का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो फैक्टर है d इंटू जे स्क्वायर जे प्लस वन स्क्वायर, ये जो फैक्टर है वो बढ़ेगा। इसलिए जे के बढ़ते हुए मान के साथ ये वैल्यू बढ़ती जाती है और ऊपर चल के ऊर्जा स्तरों में जो अंतर है वो काफी दिखाई देता है। मतलब बहुत कम अंतर रह जाएगा बाद के स्तरों में, जबकि शुरू के स्तरों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसको हम दिखाना चाहें तो हमने बोला कि ये जो आपके टेबल दे रखा है इसमें रोटेशनल ट्रांजिशन ऑफ एचएफ मॉलिक्यूल बताया गया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जब ट्रांजिशंस जो है, संक्रमण जो है वो 0 से 1, 1 से 2, ये 0 1 2 3 क्या है, ये जे के मान है। ये क्या है, जे के मान है। ये जो मान आ रहे हैं ट्रांजिशन के, ये जे के मान है। यानी जब जे 0 से 1 की तरफ चलता है, 1 2 की तरफ चलता है, 2 से 3 की तरफ मॉलिक्यूल जो है वो जे इक्वल टू 0 से 1 की तरफ चलता है, तो बी का मान क्या आ रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो 20.55 आ रही है। फिर 1 से 2 की तरफ चलता है तो 20.48 आ रही है। तो एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। क्या ट्रेंड है ये, कि जैसे जैसे जे का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे बी का मान घट रहा है और आर का मान बढ़ रहा है। देखिए जे के बढ़ते हुए मान के साथ ये जो बी का मान है, इधर की साइड देखिए, ये तो घट रहा है पर आर का मान जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ की तरफ आर का मान तो बढ़ रहा है और जे का मान घट रहा है। ये हमें दिखाई दे रहा है कि सॉरी, जे के बढ़ते हुए मान के साथ बी का मान घट रहा है और आर का मान बढ़ रहा है। ये हमें मोटे तौर पर इसमें दिखाई देता है। तो नॉन रिजिड रोटर के केस में हम क्या कहेंगे, नॉन रिजिड रोटर के केस में हम कहेंगे कि जैसे जैसे घूर्णन की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे बी का मान घटता है और वैसे वैसे घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा भी घटती जाती है। किसकी तुलना में, एक रिजिड रोटर की तुलना में। और इसे हम एक कर्व से या फिर एक स्पेक्ट्रा के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में।